तो जय हिंद। हमारा संकल्प शिक्षित भारत विकसित भारत। आज के इस वीडियो में विषय रसायन शास्त्र वर्ग 10वीं के पहले लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को बताएंगे। तो इस तरह से बताएंगे कि हम किसी परिभाषाओं से नहीं बताएंगे, हम एक एक करके हर एक टॉपिक को समझाएंगे, जिसके बाद आपको हर एक टॉपिक की नॉलेज हो जाएगी और किसी भी प्रकार की अगर आपसे क्वेश्चन पूछी जाए, किसी प्रकार के आपसे अगर सवाल पूछी जाएगी तो आप आसान से बना लेंगे, आप आसानी से बना लेंगे, आप आसानी से जान जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। आज की इस वीडियो में बस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ही जानेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में समीकरण का वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या? अभिक्रिया, अभी को हटा दें, अभी को हटा दें तो एक प्रकार की क्रिया शब्द बन जाती है। तो क्रिया क्या होती है? किसी काम का होने का है? तो ये किसी काम होता है, कोई काम होता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन हम पहले समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन में बस इतनी सी अंतर है कि अंतर नहीं, बस इस एक दूसरे से संबंधित है। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी क्रिया होती है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होती है, तो वही परिवर्तन को हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, और वो जो क्रिया हुई तो उसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब इस प्रकार उदाहरण से समझते हैं कि जैसे जिस प्रकार हम हाइड्रोजन और क्लोरीन हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर एक साथ रख दें, हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम एक साथ रख दें तो वो हो जाते हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों परस्पर क्रिया कर देती है, अपने में एक क्रिया करती है जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो बना ये अभिक्रिया के दौरान बना तो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हुआ, तो जो परिवर्तन हुआ उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और उसके बाद जो अभिक्रिया हुई तो इसे हम, जिस अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन हुआ उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद परिवर्तन और अभिक्रिया आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उम्मीद है। तो चलिए इन उदाहरणों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए, जिस प्रकार इन दोनों को मिलाए तो बन गए 2HCl, उसके बाद एक CaCO3, ठीक है। अगर इसमें इसको सूर्य की प्रकाश दी जाए, ठीक है, सूर्य की प्रकाश दी जाए तो ये विघटित हो जाते हैं, यानी कि ये अलग अलग कर देते हैं। तो एक हो जाते CaO और एक हो जाते CO2, ठीक है। ये अभी संतुलित नहीं है, ये असंतुलित है, ये अभी संतुलित नहीं है, संतुलित करेंगे बाद में, ठीक है। तो CaO और CO2 संतुलित हो भी सकते, नहीं हो सकते। अभी संतुलित पर बात नहीं करेंगे, संतुलित तो रासायनिक समीकरण के दौरान आएगी। तो आपको अच्छी तरह से रासायनिक अभिक्रिया समझ में आएगी। अब इसके परिभाषाओं से समझेंगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया परिभाषाएं इस प्रकार है कि जिन प्रक्रियाओं के दौरान कोई पदार्थ अकेले या एक से अधिक जिन प्रक्रियाओं के दौरान कोई पदार्थ अकेले या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जो कि उसका गुण इससे भिन्न होता है, यानी इससे अलग होता है, वैसे पदार्थ का निर्माण करता है। यानी कि एक तत्व या यौगिक, यानी एक या दो जब आपस में क्रिया करती है, आपस में उस प्रक्रिया के दौरान जो होती है तो इसके परिवर्तन हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। और परिवर्तन कैसे होती है? तो परिवर्तन अभिक्रिया के दौरान होती है। परिवर्तन कैसे हो जाती है? तो अभिक्रिया, एक क्रिया होती है जिसके बाद परिवर्तन हो जाती है। तो जिन प्रक्रिया के दौरान कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके पहले से अलग गुण वाले पदार्थ निर्मित होता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, एक या एक से अधिक, ये जब अभिक्रिया करेंगे तो ये सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया की, किससे की? तो सूर्य के प्रकाश। तो इसके कोई रासायनिक सूत्र नहीं होते, इसलिए हम रासायनिक समीकरण में इसके सूत्र नहीं दर्शाएं। तो सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया जब की एक पदार्थ ये, तो इसके दो पदार्थ बन गए, जो कि इससे अलग है, भिन्न है इसके गुण। तो ठीक है, एक अलग गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, भाग कौन ली? H2 और Cl2, ये दोनों पदार्थ, यानी ये दोनों अणु पदार्थ या तत्व, ये दोनों भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, एक और नए पदार्थ बन जाते हैं 2HCl। तो ये जो भाग लिए रासायनिक अभिक्रिया में, तो इसे कहेंगे हमें अभिकारक, यानी कि ये क्रिया किए, ये दोनों मिलकर क्रिया किए, उसके बाद ये क्रिया किए तो क्या बना? तो कोई फल तो मिलेगा ही, कोई अगर क्रिया कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ फल होगा। तो ये जो फल मिला, तो ये मिला 2HCl, जिसे हम कहेंगे प्रतिफल।
ठीक है, रासायनिक भाषा में हम कहेंगे प्रतिफल, रसायन शास्त्र की भाषा में कहेंगे प्रतिफल। और ये से अभिकारक, यानी अभिकारक का सीधी सी परिभाषा हुई कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, उसे हम अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ जो नए पदार्थ निर्मित होते या बनते हैं, उसे हम प्रतिफल कहेंगे। तो अभिकारक और प्रतिफल और रासायनिक अभिक्रिया, उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो ठीक है, तो अगली बात है कि रासायनिक अभिक्रिया अगर आप समझ गए तो ये होती है क्या, जो परिवर्तन हो जाती है, ये बात भी सोचने वाली बात है। क्या होती है, क्या कैसी क्रिया होती है, इसकी क्रिया विधि क्या है, कि ये जो है कि ये दोनों अगर मिलाते हैं तो ये बन जाती है, इसको अगर सूर्य के प्रकाश देते हैं तो ये दोनों अलग होकर ऐसे ऐसे पदार्थ बन जाते हैं। तो क्या होगी, परिवर्तन कैसे होगी, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर होती है क्या? तो चलिए समझते हैं अच्छी तरह से। अगर आप 9th में थोड़ा भी पढ़े होंगे अच्छी तरह से, अगर तो होती है आप वो तत्व वाले सारणी पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम, वेनेडियम, कैडमियम, क्रोमियम, नाइट्रो ऐसे ही होते लगभग 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? तत्व हैं 118। 118 जो तत्व हैं, तो आप जानते होंगे कि ये तत्वों पर संकेत दिखाते हैं कि हाइड्रोजन का संकेत होता है H, हाइड्रोजन का संकेत होता है H, ऑक्सीजन का संकेत होता है O। तो यहाँ क्या है? Cl है, ठीक है, Cl है। तो आप पढ़े होंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके पढ़े होंगे। तो हाइड्रोजन की कितने परमाणु संख्या होते हैं? एक होते हैं। हाइड्रोजन की कितने परमाणु संख्या है? एक होते हैं। इसके एक परमाणु संख्या होंगे, फिर एक हाइड्रोजन लेंगे तो इसके भी एक परमाणु संख्या होंगे, तो इस दो होते हैं। तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 8 होते हैं, ठीक है, 2 8 उसके बाद 16 या 8 जो भी, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होते हैं। तो पहले ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ये साझा करती है, इससे साझा करती है, तो ये दोनों साझा करती है। इसका मतलब हो गया H2 अणु बनाते हैं, ठीक है, H2 अणु बनाते हैं। ये परमाणु होते हैं, ये H मुक्त रूप में तत्व जो दिखाते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उसके संकेत दिखाते हैं, तो एक परमाणु होते हैं। जब दो परमाणु, उससे 2 परमाणु या अन्य कोई मुक्त भी होते हैं, तो 2 परमाणु जब मिलते हैं तो ये एक अणु बन जाते हैं। तो यही अणु यहाँ पे होती है, यही अणु हर एक पदार्थ में उसके अणु ही होते हैं, अणु से मिलकर ही पदार्थ बनते हैं, ठीक है। तो ये एक अणु है H2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होती है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होती है। तो 2 8 10, ठीक है, 2 8 10 8 18, तो 18 एक 17 है, तो इसको एक लेना पड़ेगा किसी से, तो एक और क्लोरीन ले लेते हैं। तो इसको इसके बाह्य कक्षा में 7 है, इसके बाह्य कक्षा में 7 है, इसके भी बाह्य कक्षा में 7 है, तो इसके एक लेंगे तो 8 हो जाएंगे, फिर उसके भी एक लेंगे तो 8 हो जाएंगे, यानी कि 2 क्लोरीन मिलकर वो एक अणु बना सकते हैं, Cl2। तो एक हाइड्रोजन हो गए, एक क्लोरीन हो गए। तो ये दोनों अभिक्रिया, ये दोनों अणु जब अभिक्रिया करती है तो एक नए अणु बनते हैं, नए यौगिक बनते हैं, वो उसे कहते हैं 2HCl। तो क्या होती है इसके अंदर? तो ये जो है, ये तो अणु में है, ये अणु में है, क्या है? ये अणु में है, ये अणु में है। तो क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जब ये दोनों मिलती है, जब ये दोनों मिलती है तो ये दोनों अभिक्रिया करती है ना, तो ये इसके जो अणु होते हैं इसके अलग हो जाते हैं। ये कितने अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं? ये अणु इसका टूटकर परमाणु में बदल जाते हैं, अणु टूटकर परमाणु में बदल जाते हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में आप साफ सुथरा अभी से समझिए कि अणु, इसके जो अणु होते हैं H2, ये परमाणु में बदल जाते हैं। इसके दोनों क्या अणु है? H2 है और क्या है? Cl2। ये दो को मिलकर बने, ये भी दो को मिलकर बने, तो दो H बन जाते हैं, दो H बन जाते हैं, और ये भी दो Cl और Cl बन जाते हैं, यानी परमाणु में टूट जाते हैं। सीधी सीधी बात है कि अणु परमाणु में टूट जाते हैं। तो पहले जब पदार्थ अभिक्रिया करती है, जब दो अणु अभिक्रिया करती है, तो उसके जो अणु हैं वो परमाणु में टूट जाते हैं। उसके बाद परमाणु में टूटने के बाद ये दोनों फिर से संगठित बनाते हैं, उसके बाद संगठित बनाते हैं। वो जो संगठित बनाकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो नए पदार्थ का निर्माण करते हुए प्रतिफल हो जाता है। तो ये फिर से संगठित बनाई, ये दोनों फिर से पुनर्संगठित हुआ। तो पुनर्संगठित होने के बाद हो गए 2H है और 2Cl है, तो हम 2HCl कर सकते हैं। इसका मतलब कि दो ये दोनों है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका आगे होने का मतलब ही। तो पहले रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि यही होती है कि वो जो अणु होते हैं वो पहले परमाणु में टूट जाते हैं, और परमाणु में टूटने के बाद वो फिर से उसके बंधन बनते हैं। उसके बाद वो बंधन के दौरान जो अणु बनते हैं उसी को कहते हैं प्रतिफल। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके बाद इसकी गुण, ये जिसके जो गुण है और पहचान है, इससे पहचान और गुण इसके अलग होते हैं, ठीक है। तो यही होती है क्रिया विधि। आप क्रिया विधि भी समझ गए।
रासायनिक अभिक्रिया भी समझ गए। और रासायनिक अभिक्रिया में जो होती है दो पदार्थ जो एक होते हैं जो पदार्थ भाग लेते हैं उसके बाद जो बनते हैं, तो उसे हम जब पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम कहेंगे अभिकारक और जो बनते हैं उसे कहेंगे प्रतिफल। इतनी अच्छी तरीके से आप समझ गए रासायनिक अभिक्रिया और अभिकारक और प्रतिफल और इसकी क्रिया विधि। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हम अभी यहाँ परिभाषा नहीं लिखेंगे, परिभाषा के लिए आपको नोट की अगर आवश्यकता पड़े तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम नोट की भी आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से। ठीक है, हमारा काम है इस वीडियो के माध्यम से समझाने का, आपको समझाने का काम है हमारा कि आप समझ जाएंगे। देखिए समझ जाएंगे तो आप किसी भी प्रकार बनाकर लिख देंगे। और यही कहती है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा कि आप हमें वो किताबी परिभाषाएं आप हमें नहीं दीजिए, आप अपनी भाषाओं में अपना उत्तर दीजिए। देखिए आप जब एग्जाम देते होंगे ना तो उसके ऊपर लिखे होते हैं जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उसके ऊपर लिखे होते हैं, बहुत से निर्देश दिए होते हैं। तो वो कहते हैं कि अपनी भाषा में उत्तर दो, तो अपनी भाषा में बनाकर उत्तर दें। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की जो परिभाषा होती है वो किताब में अलग होती है। जो हमने बनाया कि प्रक्रिया के दौरान कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके पहले से भिन्न या अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ परिवर्तन हो जाती है, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद जो है रासायनिक अभिक्रिया हो गई, तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो ये बहुत सी प्रकार की होती है। देखिए ये परिवर्तन जो होती है तो किसी परिवर्तन इसकी पहचान होती है कुछ ना कुछ, तो परिवर्तन हो जाती है। तो ये जो H2 है, H2 और Cl2 ये अलग हो गए, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गए, यानी कि इसके तो गुण अलग होंगे, कि चीज ही अलग हो गई, चीज अलग हो गई, मिलकर बने यही दोनों से, पर इसकी चीज ये चीज अलग हो गई और ये दोनों चीज जब अलग अलग थे तो ये चीज दोनों अलग थी, तो इसकी पहचान भी हो गई। तो इसको हम दो दिन उसकी विशेषताएं हो सकती है, कुछ ना कुछ विशेषताएं हो सकती है, इसके रंग अलग हो गए, इससे इससे रंग हो गए, रंग अलग हो गए। ठीक है, इससे रंग अलग हो गए, यानी कि अगर अब उसके बाद अगर इसकी ताप जो है कम थी और उसके बाद अभिक्रिया हुई तो इसके ताप बढ़ गए। उसके बाद ये गैस में थी और ये ठोस हो गए। इस प्रकार की होती है। तो एक उदाहरण से हम समझते हैं इसकी विशेषताएं कुल मिलाकर 5 विशेषताएं बताएंगे, जो कि ये 5 विशेषताएं में कुछ सवाल बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रंग में परिवर्तन पहला विशेषता है, रंग में परिवर्तन। पहली विशेषता है रंग में परिवर्तन। विशेषता रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता हम कहेंगे, शॉर्ट में लिखिए विशेषता बस। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, तो पहले विशेषता है कि रंग में परिवर्तन। क्या है? रंग में परिवर्तन। इसके उदाहरण से समझाएंगे आपको। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन क्या होती है? जब पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी रंग का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट, देखिए इसके उदाहरण से हम जानेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट जब इसको पोटेशियम परमैंगनेट को जब ये एक पोटेशियम परमैंगनेट अगर हमें एक परख नाली मिल रहा है, वो उसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू निचोड़े तो इसका जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो रंग होते हैं, इसके जो रंग होते हैं वो होते हैं बैगनी कलर का। किस कलर का होता है? बैगनी कलर का। बैगनी कलर का ये पोटेशियम परमैंगनेट का रंग होता है बैगनी कलर का। अब इसमें अगर नींबू का रस अगर थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस इसमें गा रहे हैं, नींबू के रस इसमें गा रहे हैं, तो इसके थोड़ा थोड़ा इसके जो रंग होते हैं बैगनी का, ये गायब होने लगता है धीरे धीरे जब डालेंगे तो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, यानी रंगहीन हो जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ? रंग में परिवर्तन हो गया। क्या हुआ? रंग में परिवर्तन। ठीक है, एक उदाहरण ये हो गया रंग में परिवर्तन हो गए। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में जब थोड़ी थोड़ी नींबू डाली जाती है तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाते हैं। यानी पोटेशियम परमैंगनेट किस कलर की होती है? बैगनी कलर की होती है। और जो इसके नींबू के रस उसमें निचोड़े जाते हैं तो उसके रंग गायब हो जाते हैं, यानी रंगहीन हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी है कि सिल्वर क्लोराइड। दूसरी उदाहरण है ये, एक पहली उदाहरण। दूसरी उदाहरण है सिल्वर क्लोराइड, 2Ag
Cl, Cl इसमें 2AgCl, 2AgCl ये होती है सफेद रंग की। 2AgCl यानी कि चांदी। Ag का माने क्या होता है? चांदी। Ag का संकेत किसका संकेत है? चांदी। चांदी को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? सिल्वर कहते हैं। तो सिल्वर और क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है सफेद। किस रंग का होता है? ये सफेद रंग होता है। और सिल्वर क्लोराइड के सफेद रंग ये जो होते हैं, जब इस पे प्रकाश पड़ती है, जब इस पे प्रकाश, सूर्य की प्रकाश पड़ती है, तो ये विघटित हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग दो, ये इसमें दो अणु है। ये किसके किसके अणु है? एक ये है सिल्वर के अणु, एक क्लोरीन के अणु। तो ये दोनों मिले हैं तो सिल्वर क्लोराइड हो गए। जब इस पर प्रकाश पड़ती है, क्या पड़ती है? प्रकाश। जब इस पर प्रकाश पड़ती है तो ये विघटित हो जाती है, यानी अलग अलग हो जाते हैं। तो Ag, 2Ag और Cl2 हो जाते हैं। 2Ag और Cl2 यानी कि एक सिल्वर अलग हो जाते हैं और क्लोरीन अलग हो जाते हैं। और इसके जो रंग होते हैं, इसके धूसर रंग हो जाते हैं। धूसर रंग। देखिए, ये तो गैस है, ये हवा में उड़ जाती है, ये गैस हवा में उड़ जाती है। और ये जो होती है, इस हवा में उड़ती है, उसके बाद थोड़ी मोड़ी इस पर भी थोड़ा मोड़ी प्रभाव डालते हैं, तो ये हो जाते हैं धूसर रंग के। किस रंग के हो जाते हैं? धूसर रंग के हो जाते हैं। तो इसमें रंग में परिवर्तन हो गए, यानी कि ये सफेद रंग थे और ये धूसर रंग हो गए, परिवर्तन हुई। अभी क्रिया हुई तो परिवर्तन हुई, तो ये रंग, इस रंग में परिवर्तन होगी। ये सफेद थी और धूसर हो गई। ठीक है, तो रंग में परिवर्तन आप पहली विशेषता समझिए। और दूसरी विशेषता है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। और दूसरी विशेषता क्या है? ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ताप में परिवर्तन ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ये उम्मीद है। ठीक है, तो रंग में ताप में परिवर्तन क्या होती है कि उष्माक्षेपी। ये ताप में परिवर्तन, एक इसको दो भाग में बात कर पढ़ेंगे। देखिए, ताप में परिवर्तन, अगर ताप बढ़ जाए, पहले से ताप बढ़ जाए तो उसे हम कहेंगे उष्माक्षेपी, और पहले से ताप घट जाए तो उसे हम कहेंगे उष्मा शोषी। तो बढ़ जाए उष्माक्षेपी, घट जाए उष्मा शोषी, बढ़ जाए उष्माक्षेपी और घट जाए उष्मा शोषी। यानी कि घटना मैंने सोख लिया, शोषी कर लिया, और छेपी मैंने छेप दिया, उष्मा छेपी। और दूसरा क्या है? उष्मा शोषी। देखिए, इन दोनों के एक एक उदाहरण देंगे, इन दोनों के एक एक उदाहरण देंगे। जैसे कि होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से विक्रिया करती है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या होती है? बुझी हुई चूना, सॉरी बुझी हुई चूना नहीं, कली चूना। जब कैल्शियम ऑक्साइड ये जल से विक्रिया करती है, जल से अभिक्रिया करती है, जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करती है, तो ये क्या होती है? ये जल से अभिक्रिया जब करती है तो ये हो जाती है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाते हैं। जब ये वाली कली चूना, ये कली चूना हो गए और ये हो गए जल। जब कली चूना और जल अभिक्रिया करती है तो ये क्या हो जाती है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यानी कि अब अगर ये क्रिया होती है, तो ये जो क्रिया होती है तो ये एक प्रकार की अवक्षेप है, यानी कि एक अवक्षेप, एक ठोस पदार्थ होती है, ये अवक्षेप बन गए इसके। ठीक है ना? ये इसके जो विलयन होते हैं ना, विलयन, जब इस पर जल जल डालेंगे तो एक विलयन बनेगी। तो विलयन जो होती है, विलयन के ऊपर एक फैन की तरह जम जाते हैं और वो ठोस होते हैं, वो फैन ठोस होते हैं। वो ठोस जो है कि और इस बिलियन, ये बिलियन जो होती है, इसका ताप बढ़ जाता है। इसका ताप, ये जो बिलियन होती है, ये दोनों मिलकर जो बिलियन बनती है, यानी कि उसका ताप बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ जाने के कारण इसे हम कहेंगे उष्मा छेपी, उष्मा छेपी। तो उष्मा छेपी के उदाहरण हो गए। अब देंगे हम उष्मा शोषी के उदाहरण, उष्मा शोषी के उदाहरण। उष्मा के शोषी के उदाहरण क्या होंगे? जब देखिए NH NH4Cl, NH4Cl और Ba Cl2। ठीक है, जब देखिए, ये नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक है,
नाइट्रिक नाइट्रिक की अमोनिया क्लोराइड है, ठीक है। N मैंने नाइट्रोजन, H मैंने हाइड्रोजन और Cl मैंने क्लोरीन। तो ये अमोनिया क्लोराइड होती है, ये एक अमोनिया क्लोराइड है। ये अमोनिया क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करती है तो ये जो विलयन होती है इसके ताप घट जाते हैं। इसके ताप क्या होते हैं? घट जाते हैं, ताप घट जाते हैं, जिसके ताप घटने के बाद ये नए पदार्थ बनते हैं जिसका नाम है अमोनिया और जल और बेरियम क्लोराइड बनते हैं, ठीक है। तो इसके ताप घट जाते हैं, क्या होते हैं? ताप घट जाते हैं, ताप घट जाते हैं। ताप घटने के बाद ये जो कि ताप घटे तो क्या हो? उसमें सोची इसके जो विलयन होते हैं इसके ताप घट जाते हैं, ये दोनों को जब मिलाते हैं तो उसके ताप घट जाते हैं और ये सब बन जाते हैं, ठीक है। ताप घट जाते हैं और ये सब बन जाते हैं, तो हम कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए इन दोनों में एक और चीज है कि ऊर्जा और ताप, उष्मा और ताप, सॉरी ऊर्जा, ऊर्जा को ये जो ये अभिक्रिया होती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा भी बढ़ जाती है और इसका ताप घटा तो इसका ऊर्जा भी घट जाती है, ऊर्जा भी अवशोषण करता है। यानी कि इसका अगर ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी विक्रिया क्या है, तो ऊष्माक्षेपी विक्रिया में आप परिभाषा लिखेंगे कि जिस अभिक्रिया के दौरान, जिस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जिस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का ताप और ऊर्जा बढ़ जाती है उसे हम ऊष्माक्षेपी विक्रिया कहते हैं। और जिस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उष्मा यानी ताप और ऊर्जा का अवशोषण होता है यानी घट जाती है उसे हम कहेंगे उष्मा शोषी विक्रिया। तो उष्माक्षेपी और उष्माशोषी आप समझ गए होंगे और उम्मीद है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हम आपको अगर नोट की जरूरत हो तो इन सबों की नोट अच्छी तरह से बना के देंगे, क्योंकि आप लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ गए। हम अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, कोई परिभाषा नहीं लिखा रहे हैं। तो तीसरी विशेषता इसकी क्या है? तो तीसरी विशेषता है इसकी अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन, एक परिवर्तन ये होगी, दूसरी परिवर्तन रंग में परिवर्तन होगी और ताप में परिवर्तन। अब देखिए अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। अवस्था में परिवर्तन देखिए, आप जब मोमबत्ती, एक होती है मोमबत्ती आप देखे होंगे, मोमबत्ती को जब आप जलाते हैं तो वो धीरे 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 पिघलने लगती है। तो पिघलने लगती है और उसके बाद वो धुआं जो ऊपर जाती है तो वो गैस में परिवर्तन हो जाते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद वो जो नीचे जल बनकर टकरती है तो जल में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन द्रव और गैस में परिवर्तन हो जाता है। जबकि एक मोमबत्ती क्या होती है? ठोस अवस्था होती है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया हुई, जब इसमें माचिस बारते हैं, यानी कि इसमें जब लौ होती है थी मोमबत्ती में, जब लौ होती है, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो गैस और जल में परिवर्तन हो जाते हैं, गैस और द्रव में परिवर्तन हो जाते हैं, वो ठोस ही तो अवस्था में परिवर्तन हुए। तो मोमबत्ती का उदाहरण देते हैं हम, मोमबत्ती को जलाने पर तीसरी क्या है? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या? पहले होगी, ये दो उदाहरण देंगे, मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती क्या होती है? मोमबत्ती ठोस होती है, ठोस। जब रासायनिक विक्रिया होती है तो क्या क्या हो जाती है? गैस, जल और गैस, जल प्लस गैस, जल और गैस निकलते हैं। जल का सूत्र H2O और गैस, यानी गैस कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 गैस से निकलती है। तो मोमबत्ती को जब जलाया जाता है तो मोमबत्ती एक ठोस पदार्थ है और उसको जब जलाया जाता है, जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, जलाई जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है। उसके बाद जो परिवर्तन होती है वो परिवर्तन जल हो जाती है और जल में हो जाती है परिवर्तन, ठोस का परिवर्तन जल में हो जाती है और गैस में हो जाती है, जल बन जाती है। उसके बाद गैस कौन? CO2 गैस बन जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, उदाहरण होगी। उसके बाद आप देखिए, जब जल को गर्म किया जाता है, यानी 2H2O, यानी जल को, जब जल को गर्म किया जाता है तो इसके भाप बन के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन भी अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन भी अलग हो जाते हैं, ये हाइड्रोजन भी हवा में चल जाते हैं और ऑक्सीजन भी हवा में चल जाते हैं, पूरे जल गायब हो जाते हैं जब इसमें ताप देते हैं। इसमें जब ताप
ताप देते हैं, जल में जब ताप देते हैं, जल को जब गर्म करते हैं, जल को जब पूरा गरम करते रहेंगे, लगातार अगर हम गर्म करते रहेंगे जल को, तो क्या होती है? तो वो गैस में परिवर्तन हो जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैस में परिवर्तन हो जाती है। ये भी एक अवस्था में परिवर्तन हो गए। अब बात करेंगे हम परिवर्तन के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की उत्पत्ति होती है। देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये भी रासायनिक अभिक्रिया वही, ये जल थी और उसमें गैस में परिवर्तन होगी, इसकी भी गैस निकल गई, इसमें भी गैस निकल गई, ये गैस में परिवर्तन हो गई। तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया में गैस में परिवर्तन हो जाते हैं, और बहुत सारी अभिक्रिया में क्या होती है, अपक्षेप का बन जाता है, अपक्षेप बन जाती है, और क्या होती है, अपक्षेप बन जाती है। तो उसे अपक्षेपण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण। जैसे कि आप कोई भी विलयन हो, जब उसमें दो रासायनिक अभिक्रिया करती है, यानी दो जब पदार्थ अभिक्रिया करती है, तो उसके ऊपर जो है कि एक फैन की तरह वो ठोस पदार्थ बन जाते हैं, और नीचे विलयन नीचे रह जाते हैं। तो वो जो ठोस बने तो परिवर्तन हो गए, तो उसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो वो हो गए अवक्षेप का बनना और गैस की उत्पत्ति। तो इसी से संबंधित हम अवक्षेप का बनना और गैस की उत्पत्ति समझ लिए। उसके बाद ये तीनों समझ लिए, रंग में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, ये तीनों इंपोर्टेंट है, उससे वो दोनों से, गैस की उत्पत्ति, और तो गैस की उत्पत्ति तो हम ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट में बताइए कि हमारा क्लास किस प्रकार लगी। ठीक है, तो अच्छे ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए, हमारे ऐसे ही पढ़ाने के अंदाज के लगातार देखने के लिए आपको स्वागत है हमारा चैनल ME सेंटर 7242 में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।